शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है मास्टर की पाठशाला में। तो हम GS4 यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं एथिक्स, ठीक है। इसमें सामान्य तौर पर बच्चों के कम नंबर आते हैं, ठीक है। उसमें हम ज्यादा नंबर लाने के लिए इसको अभी से पढ़ना चालू कर रहे हैं और इससे ही हमने शुरुआत करी है। ये बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात को समझो। हमने इस क्लास के अंदर वो सारी चीजें देख ली हैं जो जो हमारे को जरूरी लग रही थी। मूल्य हमने समझ लिए हैं, ठीक है। भाव हमने समझ लिए हैं, ठीक है। उत्पत्ति से लेकर नैतिकता तक किस प्रकार से आई ये भी हमने समझ लिया है। अभी और समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, अभी और समझाऊंगा, लेकिन ये अपन ने मोटी मोटी बातें भी समझ ली हैं। इसके बाद समझो और क्या समझ लिया था हमने। मोरालिटी और एथिक्स के अंदर हमने जो बेसिक अंतर है, ठीक है, वो समझ लिया है। इसके पहले हमने ये चीज क्लियर कर ली थी कि एथिक्स जो है वो दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी का ही एक शाखा है, फिलोसफी की एक ब्रांच है, और उसी ब्रांच के अंदर उसी के अंग के रूप में हम मोरालिटी को पढ़ते हैं, ठीक। जिसमें हमने तीन चीज पढ़ ली थी, नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक। क्लियर बात है ना। मॉरल, इमोरल और नॉन मोरल, ये सारी चीजें हमने स्पष्ट कर ली थी कि विषय के रूप में हम नैतिकता को नीति शास्त्र कहते हैं, ठीक है। विषय के रूप में एथिक्स को, ठीक है, नैतिकता ना कह करके हम नीति शास्त्र कहते हैं। क्लियर बात हो गई। जबकि मोरालिटी को हम नैतिकता कहते हैं। ये बात हमारी विषय के रूप में स्पष्ट हो गई थी। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में अंतर आ जाता है। यूपीएससी जो है वो इसी अंतर के ऊपर आपकी स्पष्टता चाहता है, ठीक है। आपकी स्पष्टता वो इसी अंतर के ऊपर चाह रहा है, ठीक। क्योंकि यूपीएससी विषय के रूप में नैतिकता को या नीति शास्त्र को नहीं देख रहा। यूपीएससी दर्शन के रूप में, फिलॉसफी के रूप में, ठीक है, नीति शास्त्र और नैतिकता को देख रहा है, ठीक। और दर्शन के रूप में नीति शास्त्र को, ठीक है, नैतिकता ही माना जाएगा। ये बात पहले क्लियर करूं, ठीक है। एथिक्स को दर्शन के रूप में, जब दर्शन के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, ठीक है, दर्शन के नजरिए से पढ़ते हैं, तब नीति शास्त्र नहीं रहता, वो नैतिकता ही कहलाने लगता है। सामान्य बोलचाल में वो नैतिकता ही कहलाता है, ठीक? सामान्य बोलचाल में वो नैतिकता ही कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो भैया, इतनी बात क्लियर हुई? और जब हम यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो हमें इस बात की समझ होना चाहिए, ठीक है, समझ होना चाहिए कि नैतिकता, ठीक है, और नीति शास्त्र, एथिक्स और मोरालिटी में दार्शनिक लेवल पर भी, दार्शनिक स्तर पर भी क्या स्पष्ट अंतर है। समझ आया? तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। क्लियर बात है? ठीक है। तो हम सेंस 2 की बात कर रहे हैं, दूसरे दृष्टिकोण में। पहले सेंस में तो हमने क्लियर कर लिया था कि नीति शास्त्र एक नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है, एक नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है, मानकीय विज्ञान है, ठीक, जिसमें कुछ मानक तय किए गए हैं, ठीक है, और बाहरी नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जो संगठन संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई थी। और मोरालिटी जो है वो उसी का एक अंग है, जिसमें आंतरिक गुण, अंतर आत्मा के गुण जो होते हैं, ठीक है, अंतर आत्मा या मन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसके भाव के ऊपर मोरालिटी चलता है। ये चीज हमारी क्लियर हो गई थी। अब हम सेकेंड सेंस में जा रहे हैं, जो सामान्य बोलचाल में हम नैतिकता, एथिक्स को ही नैतिकता बोल देते हैं, मोरालिटी को भी नैतिकता बोल देते हैं। नैतिकता ही नैतिकता है चारों तरफ, नीति शास्त्र ऐसा कोई शब्द उपयोग सामान्य बोलचाल में नहीं आता। क्लियर बात है? तो इस चीज को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक, क्योंकि हम यूपीएससी दे रहे हैं और यूपीएससी ये चाहता है, ठीक है। वास्तविकता में चाहता है नहीं चाहता है वो बात अलग है, क्योंकि मैं इसका अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा जो अभी हालिया में ही घटा है। ध्यान से समझना। तो नीति शास्त्र के अंदर यूपीएससी ये चाहता है कि आप जो है प्रशासन के स्तर पर जाकर के, ठीक है, इसके अंतर को समझो या इसके अंतर को समझाओ। क्लियर बात है? ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने इन दो वाक्य को लिखा हुआ है। पहला वाक्य है दिस इज एथिकल टू बी डिसिप्लिन, और दूसरा वाक्य है दिस इज मोरल टू बी डिसिप्लिन। ठीक है, दिस इज एथिकल टू बी डिसिप्लिन, दिस इज मोरल टू बी डिसिप्लिन। ये मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। अब यहां पर आप जब दोनों वाक्य को पढ़ोगे तो दोनों वाक्य को आप सही बोलोगे या सही है या गलत है, ठीक है, या दोनों गलत हैं, किस तरीके का आपका उत्तर आएगा बोलो। ठीक, तो आपका जो उत्तर होगा और मेरा भी जो उत्तर होगा और किताब का भी जो उत्तर होगा वो एक यही होगा, एक ही उत्तर होगा कि ये दोनों वाक्य सही है। ये दोनों वाक्य क्या है बेटा? सही है। क्यों? क्योंकि देखो,
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इस दोनों में है, बात वो वाली नहीं हो रही क्या, ठीक है। मोरल होना भी नैतिक है, ठीक है, सामान्य स्थिति में, और एथिकल होना भी नैतिक है सामान्य स्थिति में। सामान्य स्थिति कहाँ हो सकता है, ये कहीं ऑफिस की बात कर रहा हो, किसी संगठन की बात कर रहा हो, ठीक है, किसी संस्था की बात कर रहा हो, और वहां पर डिसिप्लिन होना नैतिक है, क्या नैतिक है, नैतिक है, इसलिए इसने एथिकल लगाया, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि हम व्यक्तिगत रूप से डिसिप्लिन है, तो वो भी नैतिक है, तो उसने मोरल का उपयोग किया। लेकिन सामान्य बोलचाल में आपने क्या किया, ये सामान्य बोलचाल का उदाहरण है, हमने क्या कह दिया कि डिसिप्लिन होना नैतिक है, डिसिप्लिन होना नैतिक है। कहां नैतिक है, कैसे नैतिक है, क्या नैतिक है, किसी को नहीं पता, बस डिसिप्लिन होना नैतिक है। आंतरिक स्तर पर भी नैतिक है और बाहरी स्तर पर भी नैतिक है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा, इसमें तो मैंने स्पष्ट आपको करके बता दिया, ये तो मैंने स्पष्ट करके बता दिया, लेकिन ऐसे स्पष्ट नहीं हो रहा, ठीक। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो समझो बात को। असल में यहां पर दो शब्द दिए हैं, असल में यहां पर दो शब्द दिए हैं, ये स्पष्ट क्यों नहीं होता वो समझेगा हम, ठीक है। यहां पर दो शब्द दिए हैं, मोरल और एथिकल। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में या सामान्यतः जब तक हमें उस चीज का विशिष्ट अर्थ या स्पष्ट अर्थ या क्लियर, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से क्लियरली, ठीक है, उसके भाव नहीं पता हो, तब तक हम उस शब्द को सामान्य बोलचाल में उसका पर्यायवाची बोल देते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी बोलते हैं, ठीक है। असल में सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या कर देते हैं, सामान्य बोलचाल में हम एथिक्स को ही मोरल कह देते हैं और मोरल को ही एथिक्स कह देते हैं। ऐसा क्यों कह देते हैं कि भाई एथिक्स की जगह हमने मोरल शब्द उपयोग कर लिया और मोरल की जगह हमने एथिक्स शब्द उपयोग कर लिया, तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, ठीक। तो बोलोगे नहीं नहीं कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है, सामान्य बोलचाल में बोलोगे तो कोई कोई गुनाह नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि एथिक्स का समानार्थी ही मोरल है, मतलब एथिक्स का सिनोम्स ही बोलो क्या है, मोरल है, और मोरल का सिनोम्स ही एथिक्स है, ठीक है। मतलब दो शब्द हैं और दो शब्द को हम एक दूसरे का पर्यायवाची मानकर, पर्यायवाची मानकर के क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। क्लियर बात है, पहली ये बात क्लियर हुई, ठीक है, ठीक। लेकिन वास्तविक बात को समझो, असली बात को समझो। असल में एक चीज है, असल में एक समस्या है बड़ी, ठीक है, कि कोई भी शब्द अपने आप में स्वतंत्र अर्थ निकालता है, मतलब हर शब्द का अपना व्यक्तिगत या अपना स्वतंत्र अर्थ है, स्वतंत्र मतलब निकाल रहा है वो, ठीक है। मतलब और अर्थ दोनों अलग अलग है, जैसे मैंने अर्थ बोल दिया मतलब बोल दिया, ये क्या था, लेकिन मतलब का मतलब दूसरा है, अर्थ का मतलब दूसरा है, ठीक है। हर चीज का अपना स्वतंत्र अर्थ निकलता है, एकदम स्वतंत्र, ठीक। पर्यायवाची जैसा, 100% पर्यायवाची जैसा, 100% पर्यायवाची जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, ठीक। 100% पर्यायवाची जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, वो समान अर्थी हो सकते हैं, समान जैसे अर्थ निकाल सकते हैं, पूर्णतः समान अर्थी नहीं होंगे, समान जैसे अर्थ निकाल सकते हैं, लगभग लगभग समान है, 100% वाला काम नहीं होता। क्लियर बात है, ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे तुमने अश्व का, देखो क्या करते हैं, जब पर्यायवाची स्कूल में पूछे जाते थे तो हम क्या करते थे, अश्व का घोड़ा लिख देते थे, बोलो घोड़ा, अश्व करते थे, लेकिन देखो घोड़ा जो है वो क्या है, हिंदी शब्द है, अश्व जो क्या है, संस्कृत शब्द है, समझ गए। एक ही भाषा के अंदर उसी भाषा के पर्यायवाची, 100% पर्यायवाची जैसे कोई शब्द नहीं है, संस्कृत को छोड़ करके संस्कृत में मिल जाते हैं, संस्कृत में हजारों प्रकार के अर्थ मिल जाते हैं एक शब्द के, संस्कृत में एक ही शब्द के हजारों प्रकार के अर्थ मिल जाते हैं, क्योंकि संस्कृत कोई छोटी भाषा नहीं है, बहुत बड़ी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, और ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा है, समझ गए। हिंदी बहुत बाद में आई है, हिंदी बहुत बाद में आई है, सुधार करके आई है, इसीलिए किसी भी भाषा के अंदर, संस्कृत को छोड़ करके बोल रहा हूं, किसी भी दूसरी भाषा या हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, इन सब में, उर्दू हो, सब में एक नियम चलता है कि कोई भी शब्द के 100% पर्यायवाची नहीं होते, 100% वैसा का वैसा उसका वही का वही अर्थ निकल रहा हो किसी शब्द का, ऐसा संभव ही नहीं है। क्लियर बात, क्लियर बात है, आगे बढ़ूं।
ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, मतलब कंप्लीट सिनोनिम्स जैसी कोई चीज नहीं है, इनकम्प्लीट सिनोनिम्स की व्यवस्था है, इनकम्प्लीट कि उसके जैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे आपका जो चेहरा है 100% आपके जैसा कोई भी व्यक्ति है क्या? 100% नहीं, आपके जैसा हो सकता है। मेरे जैसे चौकटे वाला कोई एक आध पीस कहीं घूम रहा हो तो 100% मेरे जैसा थोड़ी हो जाएगा वो। मैं तो अपने आप में एक अनोखा हूं, आप भी अपने आप में एक अनोखे हो, इंडिविजुअल हो। आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में ही सुपीरियर है, मेरा जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में ही सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों किसी से तुलना करूं? लेकिन ये आदत लगी है हमें, हम तुलना करने में लगे रहते हैं। उसके उसके अपने अपने गुण हैं, मेरे अंदर मेरे अपने व्यक्तिगत गुण हैं। ठीक है, समान गुण हैं, मान रहा हूं कि हर मनुष्य के अंदर समान गुण हैं, इसलिए वो जैसा उपयोग कर लेते हो आप, वो आपके जैसा है। ठीक, मतलब मान लो मेरे जैसा कोई व्यक्ति को, कोई ने मेरी तारीफ करने के लिए, या दो लोग बैठे हैं तो क्या बोलोगे? अरे वो भैया तो बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं। किनके जैसे हैं? उन्होंने कहा वो फलाना भैया। क्यों है ऐसे? अरे वो भी इतना ही रोते रोते हैं, उतना ही हंसते हैं, तुम भी उतना ही रोते हो, तुम भी उतना ही हंसते हो, वो भी उतना ही खाते हैं, तुम भी उतना ही खाते हो। अरे इनके आधार पर तुमने क्या किया? उनको हमने समान बनाने की कोशिश करी, है नहीं। सेम यही नियम लागू होता है काय पे? शब्दों में भी, शब्दों में भी और सामान्य बोलचाल में भी हम क्या करते हैं? एथिक्स को मोरल और मोरलिटी को एथिक्स, एथिक्स को मोरल कह देते हैं और मोरल को एथिक्स कह देते हैं, एथिकल को मोरलिटी कह देते हैं, मोरलिटी को एथिकल कह देते हैं। ठीक है, यही बात हम करते आते हैं, ये सामान्य तौर पर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, यही बात आपकी लगती है काय पे? मैंने इतनी बात क्लियर करने के बाद क्या बोलूं, यही बात आपकी लगती है एथिकल और मोरलिटी पे, कि एथिकल और मोरलिटी मोरलिटी एक दूसरे के इनकम्प्लीट सिनोनिम्स हैं, कंप्लीट नहीं है। जैसे उपयोग करते हो आप, पूरी तरीके से उपयोग होने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इनके स्पष्ट अर्थ जब पता है, इनके खुद के जो स्वतंत्र अर्थ हैं वो हमें पता है, तो हम क्यों उपयोग करें? नहीं पता होते हैं भाई, सबको नहीं पता, एथिक्स सबने नहीं पढ़ा, समझ गए? सबने हिंदी को बहुत विशेष रूप से नहीं पढ़ा। ठीक है, सबने सिर्फ ज्ञान इधर से उधर किया है, पढ़ा है सिर्फ, शिक्षा उससे ली नहीं। ठीक है, क्लियर बात है ना? ठीक, तो सबको नहीं पता, लेकिन हमें पता है तो हम क्यों उपयोग करेंगे? तो हमें वो ही, यूपीएससी को वो बात पता है, इसलिए यूपीएससी ये जानना चाहता है कि ये क्यों एक दूसरे के विपरीत, इनकम्प्लीट, क्यों एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। वो यही जानना चाहता है, और क्यों ये एक दूसरे की जगह पर उपयोग हो जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये समझ आ गया? सेंस 2 में समझ आया? आगे बढ़े। ठीक, ऐसा हुआ क्यों कि हम उपयोग करने लगे? अब दिमाग में प्रश्न बनेगा। तो ऐसा इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, अर्थ मतलब अर्थ, बोला ना अभी, अर्थ मतलब अर्थ। जैसे मैं बोल दूं प्रेम प्यार, प्यार प्रेम, इस तरीके के शब्द हो जाते हैं, बोलता हूं। ठीक है, बोल देते हैं ना कभी भी कोई, अरे हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये तीनों अलग 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 शब्द है। मोहब्बत का अपना खुद का अर्थ है, मोहब्बत जबकि दूसरी भाषा का शब्द है, प्रेम अलग भाषा का शब्द है, प्यार अलग भाषा का शब्द है। एक भाषा के अंदर, एक लैंग्वेज के अंदर ये संभव नहीं है कि एक जैसे अर्थ वाले, एक जैसे नहीं, एक ही अर्थ वाले, एक जैसे नहीं, एक ही अर्थ वाले दो शब्द मिल जाए, संभव ही नहीं है। 100% पर्यायवाची ऐसा कोई काम ही नहीं है, 100% समानार्थी ऐसा कोई काम ही नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट क्या है? बोलो बोलो, इनकम्प्लीट सिनोनिम्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या होती है, कई कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि कहीं कहीं, किन्हीं किन्हीं जगहों पर, किन्हीं किन्हीं जगहों पर समानार्थ निकाल लेते हैं, समानार्थ निकाल लेते हैं, होते नहीं है, निकाल लेते हैं सामान्य बोलचाल में। जैसे एक शब्द है, ध्यान से समझना बेटा, देखो यहां पर मैंने बोल दिया एक शब्द लिया मैंने, लव। ध्यान से समझना, इधर लव के दो मतलब, दो नाम निकाले हम, एक निकाला प्रेम, ठीक है, एक निकाला प्यार। सामान्य बोलचाल में हमने उपयोग कर लिया, सामान्य बोलचाल में बता रहा हूं, ठीक है, सामान्य बोलचाल में हमने क्या कर लिया, आई लव महादेव,
आई लव महादेव, ठीक, आई लव महादेव, नहीं समझे, हिंदी में बोलूंगा तो मुझे महादेव से प्यार है, मुझे महादेव से प्रेम है, यहां चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे महादेव से प्यार है, मुझे महादेव से प्रेम है, आई लव महादेव हो गया। आई लव माई इंडिया, मुझे मेरे आई लव माई इंडिया बोलते हो आप, आई लव इंडिया, आई लव माई इंडिया, मुझे अपने भारत से प्यार है, मुझे अपने भारत से प्रेम है, बोल सकते हो आप, ठीक, सामान्य बोलचाल में चल जाता है। लेकिन हमें अब इसमें दूसरा एक एंगल देखना पड़ेगा इसमें। यहां पर अगर मैं, ध्यान समझना, अगर मैं बोलूं कि आई लव माई मदर, माँ, मुझे मेरी माँ से प्रेम है, मुझे, अब मैं लेता हूं आई लव माई जीएफ, गर्लफ्रेंड, महिला मित्र, ठीक है, महिला मित्र, समझ गए बात को। यहां पर अब देखो, मैंने यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड महिला मित्र को क्या बोला, महिला मित्र है, ध्यान से सुनना, प्रियसी नहीं है वो कोई, महिला मित्र की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि प्रियसी वाला कालम यहां नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया, महिला मित्र को बोल दिया भाई मुझे तुमसे प्यार है और मुझे मेरी मां से जो है वो प्रेम है, समझना। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने बोला ना किसी स्थिति में हम समानार्थ निकाल लेते हैं, जो यहां पे हमने समानार्थ निकाल लिए। यहां महादेव वाला मामला था, यहां महादेव का मामला था, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया, समझ गए। मैं एक और उदाहरण दे दूंगा, यहीं का एक और उदाहरण दे दूंगा, अभी समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ महादेव वाला मामला था तो क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, मुझे महादेव से प्यार है, हाँ है। प्यार का अर्थ होता है सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति मतलब प्यार मतलब किसी के रूप से प्यार हो जाना, ठीक है, किसी के किसी हरकतों से प्यार हो जाना, ठीक है, किसी की केयर करने से प्यार हो जाना, ये प्यार है बस, ठीक है, जो समाप्त हो सकता है या स्वाभाविक रूप से समाप्त ही होता है, ठीक, रूप से, समझना बात को। अब मेरे को महादेव से प्यार है, मैंने बोला तो हाँ मुझे महादेव के हर रूप से प्यार है, और अब मैंने बोला कि मुझे महादेव से प्रेम है। प्रेम की स्थिति ऐसी होती है जो भावात्मक भावनात्मक है, जो आंतरिक है, इतना सत्य है उसके अंदर, इतना अटूट विश्वास है उसके अंदर, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं बोलता हूं मुझे महादेव से प्यार है, हाँ है, प्यार भी है, कोई दिक्कत नहीं उनके, क्योंकि हर स्वरूप से प्यार है। अगर स्वरूप मुझे बुरा लगेगा तो मुझे दूसरे स्वरूप से प्यार हो जाएगा, लेकिन महादेव तो महादेव है, महादेव तो एक ही है ना, वो सत्य है 100%, इसलिए भगवान के मामले में चल जाएगा। भाई मुझे मान लो महादेव का, मान लो, वैसे तो मेरे को महादेव से कोई कभी कोई समस्या नहीं, ठीक है, समझ गए, उनके जितने भी रुद्र हैं सारे रुद्रों से प्यार है, हनुमान जी महाराज बिल्कुल, समझ गए, समझ गए, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं, प्रेम बिल्कुल, मैं से प्रेम में लिया मैंने, हनुमान जी महाराज से भी प्रेम ही है ना, हनुमान जी से भी मुझे प्रेम ही है ना, जब मेरे को महादेव से प्रेम है तो, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर चलो मैंने बोल दिया एक उसमें कि चलो कि भाई मुझे महादेव से प्यार है, कौन सा स्वरूप, कर्पूर गौरव, कर्पूर स्वरूप से, उनका जो कर्पूर स्वरूप है बिल्कुल श्वेत एकदम, कपूर के जैसा श्वेत जो उनका स्वरूप है, उससे मुझे बहुत प्यार है, उनका वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगता है, आकर्षण के कारण आप किसी से प्यार कर लेते हो, आकर्षण के कारण उसको प्यार कहते हैं। प्यार की डेफिनेशन यह है कि आकर्षण के कारण वो प्यार पैदा हो रहा है, समझ रहे हो, प्रेम अटूट है, प्रेम एक ही बार होगा, 100% सत्य होगा और कभी खत्म नहीं होगा। पहली दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई, दूसरी चीज समझो उसमें। अब लेकिन इनका जो एक स्वरूप है महादेव का ही, वीरभद्र, नाम सुना है, वीरभद्र, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत विकराल, अत्यंत कुरूप, हाँ बिल्कुल है। अब उसको देख, वीरभद्र को देख करके मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, उतना उतना आकर्षण नहीं हुआ, मान लो, वैसे तो है, मेरे को तो उनसे वीरभद्र से प्यार है, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे उस वीरभद्र से उतना आकर्षण नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, उनके दूसरे स्वरूप को, ठीक है, जो सांब सदाशिव है, मां अंबा के साथ महादेव हैं, उस स्वरूप से बहुत प्रेम हो गया, उस स्वरूप से प्यार हो गया। तो मैंने क्या किया, समझो प्यार बदल गया कि नहीं बदल गया, कर्पूर स्वरूप से प्यार था, अब
आकर्षण था इस स्वरूप से, इसलिए मुझे ये पसंद आए, ये इससे प्यार हुआ, ठीक है, कर्पूर स्वरूप से। वीरभद्र पसंद नहीं आए तो इनसे प्यार नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो मैंने नया, बोलो क्या किया, नया आकर्षण का माध्यम खोजा। वो माध्यम मुझे सामने सदाशिव में मिल गए। सदाशिव मतलब अंबा के साथ महादेव, अंबा माँ अंबा प्रकृति, पार्वती जी के साथ महादेव दिख गए और ये बहुत शानदार, लो प्यार हो गया। जबकि प्रेम में इनके हर स्वरूप से कर सकता हूं, इसलिए हम सामान्य बोलचाल में महादेव से मुझे प्यार है, महादेव से मुझे प्रेम है, आई लव महादेव, आई लव महादेव, क्लियर है, आई लव माई इंडिया, देश से प्रेम है, प्रेम आंतरिक भाव है, प्यार खत्म हो सकता है इस स्थिति में, लेकिन असामान्य स्थिति हो गई। मुझे मां से प्यार है ऐसा नहीं है, मां से मुझे प्रेम है, स्नेह है, आंतरिक भाव है, एक भावनात्मक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है उनके साथ। यहां मुझे महादेव से प्यार भी है, प्रेम भी है। प्रेम प्यार स्वरूप से है, महादेव जो परमात्मा है उस परमात्मा से मेरा लगाव है, जुड़ाव है, परमानेंट जुड़ाव है, वो प्रेम है। राधा का कृष्ण से प्रेम है, प्यार नहीं है। राधा का कृष्ण से प्रेम है, 100% शुद्ध, इतना शुद्ध, इतना सत्य जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, वो सत्य है, समझ गए। महादेव का पार्वती जी से प्रेम है, इतना शाश्वत जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। प्रकृति और प्रकृति के रक्षक हैं वो, पूरी संपूर्ण प्रकृति मां अंबा, संपूर्ण प्रकृति मां अंबा है, उनकी रक्षा करने के लिए महादेव प्रकृति के अंदर, बोलो, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, पूरी धरा, सब कुछ, हर एक चीज, झाड़ पेड़ फूल पत्ती सब, ये मां अंबा है, ठीक है। और उनकी रक्षा कौन कर रहा है? महादेव, इसलिए वो पशुपति नाथ हैं, हर पशुओं के नाथ। प्रेम है मुझे उनसे, प्यार भी है उनसे, ये स्पष्ट हो गया। यहां पर हम प्यार और प्रेम को समान अर्थ जैसे उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक, लेकिन यहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर देखो, अगर मैं बोल दूं कि मुझे इस महिला मित्र से प्रेम है, तो मान लो आकर्षण खत्म हो गया, तो ये प्रेम तो शाश्वत नहीं रहेगा ना। आकर्षण खत्म, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो होता ही है, मनुष्य मनोवृत्ति है जी। मैंने बोला प्रेम एक ही बार होगा। प्रेम आपको अपनी माँ से, अपने भाई बहन से, अपने परिवार से, वो प्रेम है, वो शाश्वत है, वो सत्य है। हालांकि आजकल परिवार से भी इतना प्रेम नहीं, प्यार अकेला ही बचा है उसमें भी, ठीक है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है लगा, और जो दूसरी चीजें आ जाती हैं उसके कारण वो बदल जाता है। तो परिवार के लिए नहीं अपने, लेकिन माँ के लिए आपका प्रेम हमेशा 100%, बोलो कैसा रहेगा? शाश्वत रहेगा। पिता के लिए मैं आकर्षण कम हो गया, मेरी एक नई महिला मित्र बन गई, बी नाम की, मान लो, ठीक, तो अब मुझे इससे भी प्यार हो गया। हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, इससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है। जैसे देखो, मुझे महादेव के कर्पूर स्वरूप से भी प्यार है, महादेव के सांबे सदाशिव स्वरूप से भी प्यार है, वीरभद्र से भी प्यार है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, मैंने नया ऑप्शन ढूंढा, ठीक है। मुझे अपनी गाड़ी से भी प्यार है। प्यार हजारों चीजों से, हजारों लोगों से, हजारों प्रकार से हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ आकर्षण का माध्यम है। प्रेम शाश्वत है, लिमिटेड जगह पे उपयोग होगा, इसीलिए हम इस कंटेक्स्ट में, भगवान के कंटेक्स्ट में प्रेम प्यार उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लव का एक ही मतलब निकाल सकते हैं, प्रेम का भी एक ही मतलब हो गया, प्यार का भी एक ही मतलब कर दिया, लव, ठीक। जबकि अगर इसको इंग्लिश में देखोगे तो ये प्योर लव है, प्योर लव, एकदम 100% प्योर लव, ठीक। लेकिन इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ, क्योंकि यहां महादेव तो एक ही है, वो सारे रूप स्वरूप महादेव के ही हैं, यहां पर लड़की बदल गई ना ठीक, यहां लड़की बदलते जा रही है, जो आजकल सामान्य है। यहां लड़के ही बदलते जा रहे हैं लड़कियों की नजर में, जो आजकल सामान्य है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कल ये गाड़ी पसंद थी, कोई नई गाड़ी आई, वो पसंद आ गई। आज मैं सैमसंग का मोबाइल चला रहा हूं, आज मैं सैमसंग का मोबाइल चला रहा हूं, ठीक। कल को मेरे को एप्पल का मोबाइल पसंद आ गया, मैं एप्पल का मोबाइल ले लूंगा। पसंद पसंद का खेल है, वो बदलती रहती है। तो प्यार, बोलो, बदलते रहता है। तो प्यार का वास्तविक अर्थ क्या है? सामान्य, जो आपके आकर्षण के ऊपर आपको पे प्रभाव डालता है, बस इतना। प्रेम शाश्वत है, 100% है। तो इस कंटेक्स्ट में आप लव का जो मतलब है वो प्रेम या प्यार नहीं निकाल पाओगे। लव का मतलब आप इस कंटेक्स्ट में सिर्फ प्यार निकाल पाओगे,
इधर अगर निकालना है तो आपको यहाँ लब नहीं, यहाँ आपको इंग्लिश में प्योर लब लिखना पड़ेगा। यहां पर आप प्योर लब नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा मामला। समझ आ गई ये बात? तो ये लाइन समझ आई? बोलो बेटा। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं कहीं पर हम शब्दों का समानार्थ निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें शब्दों का समानार्थ नहीं निकाल पा रहे। नहीं, कहीं कहीं पर हम शब्दों का समानार्थ या पर्यायवाची अर्थ निकाल लेते हैं, जैसे इस स्थिति में निकाला। जबकि कहीं कहीं पर हम समानार्थ या पर्यायवाची अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, जैसे इस स्थिति में निकाला। क्लियर बात हो गई? ठीक है, यही चीज आप अप्लाई करो पे एथिक्स और मोरल पे। कहीं कहीं पे हम एथिक्स और मोरलिटी का समानार्थ निकाल लेते हैं, लेकिन उनका स्वतंत्र अर्थ भी है। ठीक, एक और उदाहरण देता हूं, एक शब्द और है, इसको भी भगवान से जोड़ते हैं। फेथ। फेथ एक शब्द है। फेथ को हम विश्वास भी बोलते हैं, फेथ को हम आस्था भी बोल देते हैं। फेथ के लिए हम हिंदी में सामान्यतः दो शब्द उपयोग करते हैं, विश्वास और आस्था। हम बोलते हैं मुझे भगवान पर आस्था है, मुझे भगवान पर विश्वास है। कोई दिक्कत हो रही है क्या? सामान्य बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, मुझे भगवान पर आस्था है, मुझे भगवान पर विश्वास है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं, आज जैसे हमारे यहाँ पानी का बहुत तेज मौसम बना, भयंकर, ठीक है, भयंकर मौसम बना, पानी नहीं गिरा, और थोड़ी सी दूर पे हमारी घर से नरवाई जल गई, जला दी गई या जल गई, जो भी है, आगी लगी पड़ी है। ठीक है, अब मैं बोल दूं इस स्थिति में, अब मैं इस स्थिति में अगर बोल दूं कि मुझे आस्था है कि पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, मुझे आस्था है पानी गिरेगा और आग बुझ जाएगी, क्योंकि ऐसी आस्था है मेरी। और मैं कह रहा हूं इधर मुझे विश्वास है कि पानी गिरेगा और आग बुझ जाएगी। ठीक है, अगर गिरेगा तो। अब बताओ इस कंटेस्ट में क्या हम उपयोग कर सकते हैं? बताओ, बोल सकते हैं ये कि मुझे आस्था की पानी गिरेगा? बोलो, बताओ। नहीं बोल सकते। इस कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं, इस परिस्थिति में हम बोल सकते हैं। एक शब्द, भगवान शब्द के लिए हम आस्था विश्वास दोनों शब्द उपयोग कर सकते हैं। श्रद्धा कर लो, आस्था कर लो, विश्वास कर लो, कुछ भी उपयोग कर लेते हैं। मुझे भगवान में श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, सब उपयोग कर लेते हैं, तीन तीन उपयोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सामान्य बोलचाल है, क्योंकि ये सामान्य स्थिति है, लेकिन ये असामान्य स्थिति है। यहां पर मैं नहीं बोल सकता भैया कि मुझे आस्था है कि पानी गिरे। अरे क्यों? अब मेरे को आस्था आंतरिक गुण है, आस्था आंतरिक गुण है, और विश्वास जो है, मैंने बताया ना, नॉर्मेटिव साइंस है एथिक्स। साइंस जहां लग गया ना, वहां सिद्ध कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। और यहां मैंने क्या बोला? विश्वास है कि पानी गिरेगा, मतलब ये तर्क सिद्ध है। मैं तर्कपूर्ण तरीके से बता सकता हूं, मैं तर्कपूर्ण तरीके से बता सकता हूं कि पानी गिरेगा। कैसे बताऊंगा? अब मैं घर में बैठा हूं, बोल रहा हूं मेरे को आस्था है कि पानी गिर जाएगा, नहीं गिरा तो मेरा तो मनोबल टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं उस पर विश्वास से कह रहा हूं, तो मैं देख के बता दूंगा यार कि पानी गिरेगा या ना गिरेगा। तो मैं फिर पूरी, अगर मुझे तर्कपूर्ण तरीके से बोलूंगा ना, मैं देखूंगा बाहर जाके, बादल बादल है, हाँ पानी का मौसम है, हाँ चीटे वीटे आ गए, मतलब हाँ पानी गिर सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे विश्वास है कि पानी गिरेगा। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर ये हुआ, इससे इससे ये हुआ कि जो विश्वास शब्द है, इसका मतलब होता है कि तर्कपूर्ण सिद्ध करके दे बताना। ये तर्कपूर्ण तरीके से बताया जाएगा कि हाँ विश्वास है। आस्था आंतरिक है, किसी की है किसी की नहीं है। किसी की ये आस्था की नहीं, आस्था मेरी आस्था की पानी नहीं गिरेगा, किसी की आस्था ये पानी गिर जाए। ठीक है, तो वो पानी मौसम पे आस्था नहीं है, उसकी भगवान से बोलेगा। आस्था में देखो क्या बोलेगा, हे महादेव मेरी आप में बड़ी आस्था है, आप पानी गिरवा दो। विश्वास वाला, अरे मौसम ऐसा दिख रहा है, मेरे को विश्वास है पानी गिर जाएगा। ये देखो कंटेक्स्ट बदल जाएंगे। समझ आया? आस्था एक्चुअल में उसका आंतरिक भाव है, वो किसी एक विशेष चीज से जोड़ देता है उसको। ठीक है, उसको किसी एक विशेष चीज से जोड़ देता है। विश्वास आपको इतनी आसानी से जोड़ता नहीं है। ठीक है, विश्वास आपको इतनी आसानी से किसी से जोड़ता नहीं है।
विश्वास तर्क सिद्ध है, आपको तर्क करने का मौका देता है। यहां प्रेम में आप विश्वास कर लेते हो, बोलते हो मेरे को विश्वास है, अरे मेरे को तो पूरा विश्वास है, मेरी बंदी जो है, आजकल एक शब्द चल रहा है, मेरी बंदी या मेरा बंदा जो है, ठीक है, वो मेरे को धोखा नहीं देगा। कैसे तूने पकड़ा कि धोखा नहीं देगा? ठीक, तुम उस पर आस्था करके बैठे हो, उसको पूज रहे हो। अंधा विश्वास बोलते हैं इसको। आस्था की स्थिति में अंधा विश्वास, आप 100% आस्था की स्थिति में आप अंधा विश्वास में पड़ जाओगे, अंधविश्वास में। लेकिन जब विश्वास होता है तब अंधा विश्वास नहीं होता, तर्कपूर्ण विश्वास होता है। और मैं इसलिए कहता हूं मुझे महादेव में पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है, 1000% गारंटी के साथ विश्वास है। अब तुम बोलोगे कैसे है? मैं सिद्ध करके देता हूं, कर लेना मेरे को फोन, मैं सिद्ध करके दे दूंगा आपको कि महादेव हैं। ठीक है, महादेव हैं और प्रकृति के संचालन करता है, विनाशक हैं। प्रकृति के विनाशक भी महादेव हैं और प्रकृति के संचालन करता भी महादेव है। अब तो लोग नहीं, संचालन करता तो फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं, महादेव ही हैं। मैंने बोला ना, प्रकृति पार्वती, पार्वती जी अंबा जो हैं शक्ति हैं, और शक्ति को संसार का कोई इंसान शांत नहीं कर सका, संसार का कोई भगवान शांत नहीं कर सकता, संसार के कोई परमात्मा शांत नहीं कर सकते, मतलब परमात्मा मतलब महादेव नहीं कर सकते। लेटना पड़ जाता है नीचे जब शक्ति अपना स्वरूप काली रूप दिखाती है, तो समझ गए? ये स्थिति है और ये वास्तविक सत्यताएं हैं। देखो, कहानी के रूप में हमें बता दी कि ऐसी ऐसी हुआ, उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करके दे दूंगा मैं आपको, वो तर्कपूर्ण दे दूंगा। ठीक है, पुराणों में कहानियां बता दी, कहानी के माध्यम से मैं बता दिया एक सरल तरीका, वेदों में लेकिन ये स्पष्ट तरीका, ये समझ नहीं आता किसी को। ठीक, तो मैं तर्कपूर्ण कर सकता हूं। और यही लड़ाई होती है जब आपको शब्दों का स्पष्ट अर्थ नहीं पता हो तो लड़ाइयां चालू हो जाती हैं। क्या शब्दों का स्पष्ट अर्थ नहीं पता हो तो लड़ाइयां चालू हो जाती? कैसे हो जाती हैं तो सुन लो। कैसे हो जाती हैं कि संस्कृत में मांस नहीं लिखा, मांस लिखा है। ठीक है, संस्कृत में मास मतलब चौपाई के अंतर्गत मांस नहीं लिखते, मास पढ़ने की उसमें रिदम में आए इसलिए। तो संस्कृत में मास जो है शब्द, ठीक है, मास शब्द के दो अर्थ निकाले हैं। मैंने बोला ना, संस्कृत में हजारों अर्थ निकल जाते हैं एक ही शब्द के। तो संस्कृत में मांस शब्द के दो अर्थ निकाले हैं। एक तो होता है जिसको तुम बोलते हो अंग्रेजी में नॉन वेज, जो शाकाहार नहीं है, मांसाहार। ठीक है, वो मांस मतलब चमड़ी के अंदर का हिस्सा, चमड़ी के अंदर का हिस्सा, वो मांस। ठीक, और एक मांस होता है चमड़ी के ही अंदर का हिस्सा, एक इंसान के चमड़ी के अंदर का हिस्सा, जानवर के चमड़ी के अंदर का हिस्सा, वो भी मांस कहलाता है। और फल जो होता है, फल का जो चमड़ी के अंदर गुदा वाला भाग जो होता है, जो गुदा हिस्सा भाग होता है, वो भी मांस कहलाता है, वो भी मांस कहलाता है। आप पढ़ोगे रामायण, उसमें लिखा है कि लक्ष्मी जी मांस, गंगा माँ को मांस भोग में लगाती। मांस क्या मांस? अरे फल के अंदर का गुदा हिस्सा भोग लगा रही हैं। अब वो किताब लेके तुम पहुंच जाओगे बाजार में, ठीक, और चढ़ जाओगे, इसमें तो मांस लिखा और ऐसा होता, हो गई लड़ाई। लो, पहले अर्थों को स्पष्ट करो। हर अर्थ शब्द के अर्थ होते हैं, उनके अर्थ को पता करो। डिक्शनरी क्यों बिक रही? डिक्शनरी का गूगल को क्या सब कुछ पता है? नहीं पता। अगर सब कुछ पता होता तो डिक्शनरी क्यों बिक रही थी? अभी भी बिक रही है डिक्शनरी, अभी भी बिक रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रही। चैट जीपीटी सब कुछ सही होता नहीं बताता, मैं गलत साबित करके सिद्ध करके देता हूं। मेरे को फोन कर लिया करो, तुम्हें जब ऐसा लगे ना, कभी भी मन में कोई भी इतना सा भी डाउट आए कि भैया सब कह रहे हैं गूगल 100% सही जानकारी देता है या चैट जीपीटी 100% सही जानकारी देता है, हम तो एआई के जमाने में जी रहे हैं, हम एआई ही हैं होंगे। आपके मस्तिष्क से ज्यादा एआई ना तो सोच सकता है, ठीक है, ना उसकी इतनी औकात कि वो आपके मस्तिष्क को सोचने की क्षमता प्रदान कर दे, नहीं। समझ गए? तो इसीलिए मैं, चलो खैर इस सब चीजों से अपने को हटना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या भावनाओं में भेजाता हूं पढ़ाते पढ़ाते ठीक। तो ये इसीलिए क्लियर किया कि हर कंटेस्ट में हर एक शब्द फिट बैठे या उसके 100% पर्यायवाची निकाल करके फिट बिठाने की कोशिश की जाए, संभव नहीं है। यहां पर जैसे प्रेम, प्यार, विश्वास, आस्था यहां पर फिट बैठ रहा है भगवान के मामले में, लेकिन यहां पे मनुष्य के मामले में फिट नहीं बैठ रहा। लव,
लव के जो दो अर्थ निकाले थे, प्रेम और प्यार, इसमें अलग अलग डिफरेंस आ जा रहा है। यहां पर पानी के मामले में भी आस्था और विश्वास में अलग अलग डिफरेंस आ जा रहा है। क्लियर बात हो गई? बोलो बेटा, समझ गए? फेथ को हम आस्था बोल देते हैं, फेथ को क्या बोल देते हैं? विश्वास भी बोल देते हैं। लेकिन देखो अंग्रेजी में भी, ऐसा नहीं हिंदी में सिर्फ, अंग्रेजी में भी विश्वास का क्या 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 बोलते हैं? बिलीफ या ट्रस्ट। बिलीफ या ट्रस्ट, ये सामान्य में बोल देते हैं बिलीफ है मुझे, ट्रस्ट है मुझे। ट्रस्ट का भी अपना अलग मतलब है। बिलीफ, इसमें हर चीज का मतलब मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। मैं बता सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है। ठीक, क्लियर बात है बेटा? ठीक, यहां आस्था यहां पे चल जाएगी। आपने मान लिया मुझे भगवान में आस्था है, कि आपने मान लिया कि मुझे, मैं बिल्कुल 100% सब कुछ भगवान करता है, मैंने, ये मेरी आस्था है। मामला जब, और सब देखो, विश्वास का मामला कहीं नहीं है। जितनी लड़ाई है वो आस्था के मामले पे है। विश्वास क्या? विश्वास तर्क करने का आपको मौका देता है, विश्वास सिद्ध करके देता है। विश्वास सिद्ध करके दे रहा ना, मैं सिद्ध करके देता हूँ, विश्वास पूर्ण सिद्ध करके दे सकता हूँ। मैं मानता नहीं हूं, मैं जानने की कोशिश में लगा हूं। और जान लिया जिसने, जिसने जान लिया, समझ गए, वो शून्य हो गया, वो संत, वो दार्शनिक, वो संत हो गया या दार्शनिक हो। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, उन्हें जान चुके हैं, वो जान चुके हैं राधा कृष्ण, वो जान चुके हैं, वो वृंदावन को जान चुके हैं। माना नहीं इनने से, इत्यादि मान लिया, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो तो करके देख लो उनके जैसा तप, करके देख लो ना। किया दिया कुछ है नहीं, मुंह चलाने जाएंगे बस। समझ रहे हो बात को? देखो, अगर मैं बोलूं तुमसे, दो चीज बोलता हूं, समझो बात को। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे भगवान में आस्था है, मुझे भगवान में आस्था है, तो मैं अंध भक्त बन जाऊंगा। समझ गए बात को? समझना, मैं क्या हो जाऊंगा? अंधा भक्त हो जाऊंगा। जो कर रहा है सब भगवान कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपना कर्म भी छोड़ दूंगा। लेकिन मैं बोलूं कि मुझे विश्वास है कि महादेव हैं, ठीक है, मैं तर्कपूर्ण सिद्ध करके दूंगा आपको कि महादेव हैं, ठीक, और उनके नियम है इसमें कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा। अब बोले कर्म का सिद्धांत भैया कृष्ण ने दिया, वही महादेव हैं, वही कृष्ण है, तुम लोग अंतर करोगे, ठीक है, तुम्हें, क्योंकि तुम्हें आस्था एक के अंदर है। मुझे विश्वास है कि महादेव सर्वे सर्वा है। समझ गए? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये जो डिटेलिंग है, ये डिटेलिंग प्रेमानंद जी महाराज, जिसे मान लो प्रेमानंद जी महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज जो है ना, वो विश्वास, उनकी आस्था कम है, उनका विश्वास ज्यादा है भगवान पर, कृष्ण पर, राधा पर। उनका विश्वास है, अटूट विश्वास है, ऐसा विश्वास है ना, वो सिद्ध करके दे देते हैं आपको। और जिसको नहीं मानना हो कि राधा कृष्ण तो यार ऐसा ही है, और कोई बात होती है, सत्य है नहीं है, ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा हो, तो भैया उतनी तपस्या करके देख लो। प्रेमानंद जी महाराज क्या बोलते हैं? एक ही बात बोलते हैं ना, कि इतने नाम लो। आपने ले लिए क्या? बोलो, ठीक है, कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोल दिया कि इतने नाम, इतने करोड़ नाम लेने के बाद आपको राधा जी के दर्शन होंगे, इतने करोड़ नाम लेने के बाद आपको कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ठीक है, इतने करोड़ नाम लेने के बाद आपको कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ये बोला। अब लोग उस पर तर्क करने लगे, अरे वो तो तर्क सिद्ध तरीके से बोल रहे हैं, विश्वास के साथ, वो विश्वास के साथ तर्क सिद्ध तरीके से बोल रहे हैं। आपने उतने करोड़ नाम ले लिए क्या? नहीं लिए। जब नहीं लिए तो फिर क्यों मुंह चला रहे हो? जब ले लो और अनुभव कर लो, समझ रहे हो, जब ले लो उतने करोड़ नाम, उतने करोड़ जप कर लो, और फिर उसके बाद अनुभव कर लो, फिर बोलना आके ये ऐसा नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति अगर पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहा है ना कोई बात को, मतलब वो तर्क करने के लिए तैयार है। आप उससे किसी भी प्रकार का तर्क कर लो, वो सिद्ध करके दे देगा। प्रेमानंद जी महाराज आज सिद्ध करके दे सकते हैं आपको कि राधा है, कृष्ण है, ऐसा स्वरूप है। वो तो खैर है, हमें तो पूरा विश्वास है कि है, लेकिन जिसको नहीं है विश्वास, ठीक है, जो बहुत डिबेट करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, ये दुनिया तो ऐसे ही चल रही वैसे ही चल रही, गलत। एक शक्ति है, ठीक है, हम उस शक्ति को महादेव कहते हैं, हम उस शक्ति को प्रकृति कहते हैं, अम्बा, ठीक है, हम उस शक्ति को राधा कहते हैं, कोई उस शक्ति को कृष्ण कहता है। जिसकी जैसी आस्था, ये देखो शब्द आ गया, जिसकी जैसी आस्था उसका वैसा विश्वास। आंतरिक स्थिति से आस्था बनी और विश्वास आया तर्कपूर्ण सिद्ध करके, उतना तप करके, उतनी मेहनत करने के बाद, उस आस्था के पीछे उतनी मेहनत की गई, तब जाकर वो सिद्ध हुआ। वो आपके सामने आज बोल पा रहे हैं। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाऊं, देखो, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई कि परफेक्ट सिनोनिम्स नहीं होते हैं, अलग अलग कंटेस्ट में अलग अलग प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। ऐसे ही एथिक्स और मोरालिटी है, ये मोरल्स हैं, ठीक है, ऐसे ही एथिक्स और मोरल्स है। क्लियर बात है? बोलो बेटा। ठीक, जो कहीं कहीं पर समान हो जाते हैं और कहीं कहीं पर समान नहीं, या वाली स्थिति नहीं है, और कहीं कहीं पर समान। ठीक, जैसे ये वाला था, वो उदाहरण, दोनों उदाहरण मैंने समझा दिए। समझ आ गया हो तो आगे बढ़ जाऊं। ठीक, अब मेरे से एक बच्चा ने पूछा था, जब मैंने, हाँ, जब मैं पिछली बार पढ़ा रहा था तो मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, भैया आपने ये तो बता दिया कि ऐसा नहीं है, कहाँ से वो जो सिद्ध करके बात पूछ रहा था। तो बेटा सुनो, भाषाई शास्त्र जो है, लिंग्विस्टिक साइंस जो कहलाता है, भाषाई शास्त्र है, ठीक है, लिंग्विस्टिक साइंस जो कहलाता है, लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक ऐसा कुछ, ठीक है, अंग्रेजी में देख लेना है। तो भाषाई शास्त्र के अंदर एक सीधा सिद्धांत है, सीधा सिद्धांत है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। मैं ये बता रहा हूं कि ये कहां पर लिखा है, मरे जाते ना, कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है, बताओ बताओ। तो मैं ये बता रहा हूं कि कहां पर लिखा है। सुनो, भाषाई शास्त्र या लिंग्विस्टिक साइंस के अंदर, ठीक है, ये बात लिखी है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट या प्रयत्न लाघव का सिद्धांत, प्रयत्न लाघव का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम प्रयास में, ठीक है, कम से कम प्रयास में न्यूनतम शब्दों के अंदर अपनी बात को स्पष्ट करना। समझो, कम से कम प्रयास मतलब क्या हो गया, न्यूनतम शब्द मतलब कम से कम शब्दों में भी, बात तो वही हो गई ना, न्यूनतम शब्दों में, कम से कम प्रयास मतलब शब्दों का कम से कम उपयोग किया जा सके, कम से कम प्रयास में अपनी बात को स्पष्ट करना, मतलब कम से कम शब्द। तो भाई क्यों एक ही अर्थ के दो दो तीन तीन शब्द देगा, वो बनाएगा, वो नहीं बनाएगा ना कोई भी भाषा। अगर बनाएगा तुम उसमें उलझ जाओगे, समझ गए? इसीलिए यही, इसी चीज को फॉलो यूपीएससी भी करता है। इसीलिए हम यूपीएससी में जब उत्तर लिखने पे जाते हैं तो हम अच्छे से अच्छी शब्दावली खोजते हैं जिसका स्पष्ट से स्पष्ट उत्तर उस प्रश्न से संबंधित हो। समझ आई? या जो उत्तर हम लिख रहे हैं उस उत्तर से संबंधित उसका अच्छे से अच्छा शब्दावली हमें मिल जाए। क्लियर हुआ? इसलिए इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, चाहे अरबी हो चाहे उर्दू हो, ठीक है, चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, हम बेस्ट से बेस्ट, क्या, सबसे अच्छा शब्द उपयोग में लाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा 90 घंटे में अंग्रेजी सीखे, पर्चा छाप के बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग बोलिए, क्या बोलिए, गुड मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग बोलिए, बोलते हैं, ट्रस्ट नहीं बिलीव बोलिए, यही बोलते हैं ना, बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस शब्द का विशेष अर्थ जो है वो, उसका स्पष्ट उस शब्द का जो विशेष अर्थ है, ठीक है, वो उस परिस्थिति को स्पष्ट रूप से समझा रहा है या स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहा है। बात समझ आ गई? बोलो, बात समझ आ गई? तो ये भैया कहाँ लिखा है, अगर जिसको पूछा कि पर्यायवाची 100% होते हैं कि नहीं होते, मैंने बोला कि 100% कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं होता है। ठीक, तो उसको ये कहाँ लिखा है, तो ये प्रयत्न लाघव की का सिद्धांत है या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, इसको आप जाकर के पढ़ लो, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास काम का नहीं है अभी, कब तक, हाँ क्या है मैं एक आध दिन बता दूंगा सब, देखो छोड़ता कुछ नहीं हूं। जहां तुम्हें, ये यूपीएससी में काम का है क्योंकि यूपीएससी इसी फॉर्मूले पे या इसी सिद्धांत पे काम करती है।
यूपीएससी यही चाहती है कि आप कम से कम शब्दों में, देख लो, एक पूरा 10 लाइन का प्रश्न दिया है, उसमें क्या चाह रहा है, सिर्फ आप 250 शब्दों में उसको खत्म करो। आपके दिमाग में वो प्रश्न को पढ़ के 1000 शब्द आ रहे होंगे, उन 1000 शब्द को आप छाटो बीनो करो और उसमें से अच्छे अच्छे शब्द निकाल के सिर्फ 250 शब्द में उस बात को खत्म करो, स्पष्ट भी हो और अच्छी भी लगे, हमें मजा भी आए, नंबर जब ज्यादा देंगे हम। आप खिचड़ी पका दोगे 1000 हूँ हाँ कर दोगे तो नंबर कम मिलेंगे। इसी सिद्धांत का पालन करता है वो भी। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। ठीक, तो इतना जो हमने भगवान, विश्वास, प्रेम, आस्था, एथिक्स, मॉरलिटी ये सब पढ़ा, इससे क्या समझ आया? इससे यही समझ आया कि 100% पर्याय जैसे कोई शब्द नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, कहीं कहीं पर किन्हीं परिस्थितियों में कोई शब्द उपयोग पर्याय के रूप में हो जाता है, यानी सिनोनिम्स के रूप में हो जाता है, और कोई शब्द कहीं कहीं किन्हीं परिस्थितियों में सिनोनिम्स के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। स्पष्ट हो गया? इतनी बात स्पष्ट हो गई तो आगे बढ़ूं। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, जैसे डिसिप्लिन के लिखे थे उसको मैंने समझाया था, अब तुम बता पाओगे ये क्यों सही और ये क्यों सही है। भाई, देशभक्त होना एथिकल भी है, बिल्कुल है, नैतिक है। देशभक्त होना मोरल भी है, बिल्कुल है, नैतिक है। हम एक ही शब्द का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, नैतिक, और यहां पर ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि देशभक्त के लिए भी जब एथिकल का मामला होगा तो उसके लिए भी एथिक्स यानी नीति शास्त्र में कुछ नियम बने हैं कि देशभक्त ऐसे ऐसे, संविधान बनाया गया है, संविधान बताता है कि हमें क्यों देशभक्त होना चाहिए, बताता है संविधान, हर एक चीज बताता है। किताब लेके रोड पे घूमने से पता नहीं चलेगा कि संविधान में क्या लिखा है। समझ आया? अब मैं कहूँ भावनात्मक रूप से मैं थोड़ा देश को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, बात खत्म, उसको ध्यान नहीं देते उस पर, देखते हैं। ठीक, तो मैं इधर पे अगर एथिकल यूज कर रहा हूं तो बिल्कुल हाँ मोरल है, वो नैतिक है, और अगर मैं मोरल यूज कर रहा हूं तो नैतिक है। भाई, देशभक्त होना होना हमारे घर में, परिवार में, सब में बताते हैं, पुराणों में, धर्म में, सब में बताते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये हमारे अंदर की मोरलिटी को जगाती है, ये हमारे अंदर मोरल पैदा करती है, देशभक्ति के लिए करती है, नहीं करती है। और यहाँ पर संविधान भी बताता है कि हमें देशभक्त होना चाहिए, मतलब वहां भी नैतिक ही है। बोलो, मतलब अगर आप इसको एथिकल या एथिक्स के दृष्टिकोण से देखोगे तो भी देशभक्त होना नैतिक है। ठीक, और अब जब हम इसको मोरल्स की दृष्टि से देखेंगे, आंतरिक स्थिति से देखेंगे, तो भी देशभक्त होना एथिकल, वो देशभक्त होना नैतिक है। दोनों स्थिति में नैतिक है। ऐसा तो नहीं है कि एथिकल बोलोगे नहीं नहीं ये वाला बात नहीं होती, अनैतिक हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में देशभक्त होना, ठीक है, नैतिक ही रहेगा। ये मैं यहां समझाना चाह रहा था। जैसे डिसिप्लिन में दोनों ही परिस्थिति में वो नैतिक ही है। अगर हाँ मैं ऐसा लिख देता हूं कि देशभक्त नहीं होना एथिकल है, तो आप बोलोगे नहीं ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, देशभक्त आपको होना चाहिए, क्योंकि हमने जो नियम बनाए हैं, हमने जो नीतियां बनाई हैं, हमने जो विशेष प्रकार के परिस्थितियां निर्मित की हैं देशभक्ति के लिए, उनके अनुसार नीति शास्त्र में, एथिक्स में, ठीक है, इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों को नैतिक कहा गया है कि हमें देशभक्त होना चाहिए। ठीक, और हमारे धर्म में, हमारे धर्म में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी समाज में जिन जिन लोगों से हम मिले, उनने जो हमने देख करके, उनको जो देख करके सीखा, और हमारे आत्मीय गुण का यानी मोरल्स का हमने जब चिंतन किया या उनके बारे में सोचा, तब हमें पता चला कि देशभक्त होना मोरली भी नैतिक है। समझ आ गई बात? बोलो, जैसे लब था वैसे नैतिक है। इस दोनों कंटेक्स्ट में नैतिक शब्द उपयोग हो रहा है, और नैतिक के लिए हम दोनों कंटेक्स्ट में मोरल भी उपयोग कर सकते हैं और एथिक्स भी, एथिकल भी उपयोग कर सकते हैं। अब आ गई बात समझ? बोलो बेटा। ठीक, अब मैंने एक वेन आरेख बनाया था पिछली क्लास में, उसके पहले ही बनाया था, वो याद करो। ये इसको मैंने लिखा था एथिक्स, इसको मैंने लिखा था मोरल या मोरलिटीज। इसको मैंने लिखा था, एक को मैंने लिखा था एथिक्स और एक को मैंने लिखा था मोरलिटीज। लिखा था कि नहीं लिखा था? बोलो। मतलब क्या था इसके अनुसार? ये विषय अनुसार था, ये विषय अनुसार था, यानी सेंस वन।
ठीक, अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं वेन आरेख ही बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ोगे रीजनिंग में, सी सेट रीजनिंग में आपको आएगा भी। ये एक चित्र ये बना दिया मैंने, ठीक, ये दो गोले बनाए, इसको मैंने लिखा एथिक्स, इसको मैंने लिखा मोरलिटी, और इसको मैंने लिखा कुछ नहीं। समझो इसको, ठीक, इसको मैंने क्या लिखा, कुछ नहीं, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो अगर लिखना हो, वैसे तो देख के समझ आ रहा है लेकिन लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एथिक्स प्लस मोरलिटी इज इक्वल टू नैतिकता या नैतिक, ठीक, मतलब बहुवचन में करेंगे तो नैतिक, सिंगुलर में करेंगे तो नैतिक, इसलिए, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। ये समझ आया आपको, है, बोलो, मतलब कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर मोरल्स अलग हैं, आप उनको नैतिक ही बोलोगे। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां, यहाँ पे एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र है, ठीक है, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां यहाँ पर एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र निकलेगा, ठीक है, वो नैतिक या अनैतिक की स्थिति से ऊपर हो जाएगा, यहाँ भी नैतिक या नैतिक की स्थिति से ऊपर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर एथिक्स हो, या आप एथिक्स को ही मोरलिटी कह सकते हो और मोरलिटी को ही एथिक्स कह सकते हो, दोनों का अर्थ समान निकलेगा, नैतिक, दोनों का अर्थ समान निकलेगा, समानार्थी निकाले जाएंगे, निकलेगा, ऐसा है, निकलेंगे ही नहीं, निकलेगा, निकाले जाएंगे परिस्थिति अनुसार, ठीक, वो हो जाएगा क्या, मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे एथिक्स को आप इंडिविजुअली नैतिक कहोगे, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पर मोरल्स को आप इंडिविजुअली नैतिक कहोगे, ठीक है, कह दोगे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ नीति शास्त्र निकलेगा, नीति शास्त्र, और इसका क्या निकलेगा, नैतिक, ठीक। लेकिन कुछ परिस्थितियां या कुछ चीजें ऐसी घट जाएंगी या होंगी जिनके लिए आप सिर्फ एक शब्द उपयोग करोगे, नैतिक, बस। अब उस नैतिक को चाहे तो आप एथिक्स कह दो या चाहे तो आप मोरलिटी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गई, ठीक। ये नीति शास्त्र और नैतिक ये परिस्थिति पे डिपेंड करेगा, मतलब यहां पे अब आपको समझ आया कि ऐसी कुछ परिस्थितियां मिलेंगी या ऐसी कुछ स्थितियां मिलेंगी जहां पर आप एक शब्द के दो समानार्थी या दो पर्यायवाची निकाल सकते हो, जैसे कि इस परिस्थिति में। लेकिन सामान्यतः नहीं, लेकिन विशेष स्थितियों में, ये तो सामान्य स्थितियां हुई, लेकिन विशेष स्थितियों में ऐसा होता है कि हर एक शब्द का स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ है, ठीक है, अपना खुद का अर्थ है, और 100% पर्यायवाची या 100% समानार्थी जैसी कोई शब्दावली नहीं होती है। ये समझ आ गया आप, बोलो बेटा, ये सेंस 2 है, ये है सेंस 2। क्यों नहीं होती है अब वो समझो, क्यों नहीं होती है वो समझो, इतनी बात समझ आ गई, इतनी समझ आ गई, तो अब ये होती है तो समझ, अब क्यों नहीं होती है, ये तो होती है, ये क्लियर हो गया हमारा मामला। अब ये क्यों नहीं होती है वाली स्थिति समझते हैं, वो समझो। देखो बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। कोई भी काम जो मैंने पहले समझाया था वही अभी याद कर लो, क्यों नहीं होती है। एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है, इसलिए एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके लिए अलग अलग परिस्थिति है, वो नैतिक भी हो जाएगा और अनैतिक भी हो जाएगा। मतलब अगर वो एथिक्स का पालन कर रहा है तो हो सकता है वो अनैतिक हो जाए, अगर वो मोरलिटी का पालन कर रहा है तो हो सकता है वो नैतिक हो जाए, ध्यान से, ठीक। तो अगर एथिक्स और मोरालिटी को व्यवस्थित रूप से देखो तो एथिक्स और मोरालिटी दोनों अलग अलग स्तर पर हैं लेकिन हैं एक ही। दोनों का काम क्या है, मनुष्य को, बोलो, अरे बोलो भाई, नैतिक बनाना। अलग अलग स्तर इसलिए क्योंकि एक आंतरिक स्तर पर है, एक बाहरी स्तर पर है। जो बाहरी स्तर पर है वो वो एथिक्स कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है, और जो आंतरिक स्तर पर है
वो मोरालिटी कहलाता है, नैतिकता कहलाता है। लेकिन सामान्य बोलचाल में हम दोनों को नैतिकता कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का उद्देश्य एक ही है, इंसान को, मानव को, मनुष्य को मानव बनाना है, मानवता के साथ मानव बनाना है, उसको नैतिक बनाना है। ये नहीं कि उसको अनैतिक बना दें। अनैतिक मैंने बता चुका हूं, ऐसे काम जो दूसरों को दुख दे रहे हों, दूसरों को तकलीफ दे रहे हों, सिस्टम को दुख दे रहे हों, सिस्टम को तकलीफ दे रहे हों, वो अनैतिक है। इसीलिए यूपीएससी के अंदर हम 5 यूनिट पढ़ते हैं व्यक्ति से जुड़ी हुई, 2 यूनिट पढ़ते हैं संस्था से जुड़ी हुई। समझ गए? संस्था क्या है वो सब मैं बता दूंगा। विवाह भी एक संस्था है। ठीक, क्लियर बात हो गई बेटा? ठीक, इतना क्लियर है तो कल हम इसकी परिभाषा लिख देंगे। अब आज नहीं, कल इसकी परिभाषा मैं आपको परिभाषा लिखवा दूंगा, जो आपको किताबों में मिल जाएगी, एक एक 2-2 लाइन की। वो लिख लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। वो कल इसलिए लिखवाऊंगा क्योंकि मेरे को भी किताब में से देखना पड़ेगा उसको। अब बोलोगे भैया किताब में देख के पढ़ाते हो? अरे नहीं रे बाबा, देख के नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है, मैं कुछ भी देख के नहीं पढ़ाता हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा बस वो पढ़ा देता हूँ। ठीक, किताब में से इसलिए क्योंकि तुम्हें आदत है किताब में खोजने की। पढ़ने के बाद शांत थोड़ी बैठोगे, खोजोगे ना। और किताब में मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सिर्फ और सिर्फ 10% ही मिलेगा। पूरी किताब एक नहीं, तुम 100 किताब पढ़ लोगे ना तो भी तुम्हें सिर्फ 10% ही मिलेगा। मतलब मैंने जितना पढ़ाया है ना उसका सिर्फ 10%। 90% तो मेरे से ही पढ़ना पड़ेगा। ये मैं वो नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता, नहीं। मैं आपको व्यवहारिकता से जोड़ता हूं, मैं आपको समाज से जोड़ना चाह रहा हूं, मैं आपको समाज की अच्छाई बुराई दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्लियर करके हम क्या समाधान कर सकते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किताब ये नहीं बताएगी, क्योंकि किताब क्या है, अच्छाई पे ज्यादा फोकस्ड रहती है। ये बात सत्य है। 100% बुराइयां किताब भी छुपा लेती है। क्लियर बात है? बोलो। ठीक, स्पष्ट हो गया? तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। बहुत लेट हो गया हूं, ठीक है, क्योंकि आज पानी का मौसम था, लाइट भी जा रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त रखते हैं, ठीक है। इसके आगे अपन कल जाएंगे। तब तक के लिए सीताराम।